बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर चूँकि ये लास्ट लेक्चर आपके चैप्टर 1 का, तो जो भी एग्जांपल्स या प्रूफ्स वगैरह हमारे रह गए थे वो हम इसमें करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 25। अगर आप अपनी सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक का देखें तो उस पे ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट आपने प्रूव करने के लिए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। बड़ा एक फेमस रिज़ल्ट है और बड़ा हमने उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ भी किया था 1.3 के अंदर भी। तो उसी को प्रूव करने से पहले उसी जो थ्योरम है उसके बिल्कुल ऊपर देखें तो एक और थ्योरम लिखा हुआ है, सैंडविच थ्योरम। तो इसकी मैंने हेडिंग दी है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सैंडविच थ्योरम बेसिकली जो साइन थीटा बाय थीटा वाला रिज़ल्ट है उसको प्रूव करने के लिए यूज़ होगा। तो इसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या चीज़ है, तो उसके बाद फिर हम उस प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो मैं डिफ़ाइन करता हूँ सैंडविच थ्योरम को। ये इस तरह से है कि अगर आपके पास फंक्शंस हों 3, एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू जी एफ एक्स एंड जी एफ एक्स लेसर इक्वल टू एच एफ एक्स। आपके पास ये 3 फंक्शंस हैं, उनमें रिलेशनशिप ये है कि एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स से लेसर इक्वल है और जी एफ एक्स एच एफ एक्स से लेस और इक्वल है। यानी इनमें ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही है और जो भी वैल्यूज़ उसकी डोमेन में होंगी उनके लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा, एक्स की उन सारी वैल्यूज़ के लिए। इसके साथ साथ एक बात और ये है कि अगर लिमिट अप्लाई की जाए, कोई भी एक्स अप्रोच करेगा उस डोमेन में से किसी नंबर को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये वाली लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एफ एक्स के। आप ज़रा इसको ध्यान से आप लोग समझें कि अगर एफ एफ एक्स जी एफ एक्स और एच एफ एक्स का ये रिलेशनशिप हो और उसके साथ साथ कोई भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो डोमेन में आता हो, उस पे पहले वाले फंक्शन का आंसर और लास्ट वाले फंक्शन का आंसर इक्वल हो। मिडिल वाले की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पहले और लास्ट वाले की बात करें, ये सेम आंसर होगा। इस सेम आंसर को लेट से हम कह देते हैं ए मीन एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है ये। तो अगर फर्स्ट और लास्ट की लिमिट का आंसर सेम है तो थ्योरम ये कहता है कि जो फिर मिडिल में लिखा होगा उसका भी आंसर यही होगा। तो मिडिल में कौन सा लिखा हुआ था, जी एफ एक्स। तो अब मैं लिखता हूँ देन सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जो मिडिल वाला फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एफ एक्स, उसकी लिमिट का भी यही आंसर होगा। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ये जो थ्योरम है उसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो इस थ्योरम को आपने अप्लाई करना है इससे नेक्स्ट जो प्रूफ है उसके अंदर। तो मैं प्रूफ की वर्डिंग लिखता हूँ, इसी पेज के ऊपर है। प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने प्रूव करना और इसके साथ कंडीशन ये है कि ये रिज़ल्ट उस वक्त होल्ड करता है वेयर थीटा इज़ इन रेडियन, जब थीटा रेडियन मेजरमेंट में हो। तो ये प्रूव हमने करना है यहाँ पे और लिखते हैं इसका प्रूफ। एक बात आपने याद रखनी है कि एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के और टीचर्स के माइंड में होती है कि वो इसको सैंडविच थ्योरम कह रहे होते हैं। ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है। सैंडविच थ्योरम मैंने ऊपर लिख दिया, उसको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें और इसको ये जो रिज़ल्ट है प्रूव करना पड़ेगा हमें। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि इस प्रूव को करने के लिए सैंडविच थ्योरम को यूज़ करना चाह रहे हैं। देखें सैंडविच थ्योरम को ज़रा अच्छी तरह आप देख लें ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि सैंडविच थ्योरम के अंदर जो हमारा टारगेट फंक्शन होता है जिसकी लिमिट हमसे अदरवाइज़ फाइंड नहीं हो रही होती, उसको हम किसी न किसी तरह दो फंक्शंस के दरमियान में सैंडविच बनाते हैं। और सैंडविच थ्योरम कहते हैं इसको हैं क्योंकि जी एफ एक्स इस वक्त सैंडविच बना हुआ है एफ और एच के दरमियान में। तो जिस फंक्शन की लिमिट हम अदरवाइज़ नहीं फाइंड कर सकते उसको हम दो फंक्शंस के दरमियान में ले आते हैं और जब दरमियान में ले आते हैं तो फिर उसका लिमिट का जो आंसर है वो फिर हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि सैंडविच थ्योरम के अंदर आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा टारगेट फंक्शन है उसको हम किसी तरह मिडल में लाना चाह रहे होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 फंक्शंस, जिनमें से जो मिडिल वाला होगा वो हमारा टारगेट होगा और बाकी 2 हमने उसकी सपोर्ट के लिए यूज़ करने होंगे।
तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रूफ्स होते हैं साइन काज वगैरह वाले, इनका आम तौर पे लिंक होता है सर्कल के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं, यानी साइन और काज जो दोनों फंक्शन, इनको हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो साइन काज का प्रूफ अगर करना हो तो मोस्टली हम ये करते हैं कि सर्कल का उसमें जो यूज़ है वो देख रहे होते हैं। तो हम भी यहाँ ये करते हैं कि इस प्रूव करने के लिए एक सर्कल कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरह यहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे कंसिडर अ यूनिट सर्कल, कंसिडर अ यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल वो होगा जिसका रेडियस जो है वो 1 होता है। इसकी भी रीज़न है कि हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा सर्कल हो कि जिसका रेडियस कोई इन्फ्लुएंस ना करे। यहाँ पे कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O, विद सेंटर एट O। इसको आप डायग्रामेटिकली बता भी देंगे कि कहाँ पे है। ये देखें, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं इसकी। ये एक यूनिट सर्कल ले लिया हमने और इस सर्कल का जो सेंटर है वो रख लिया हमने O पे, और ये हम कह लेते हैं लेट से लाइन है। अगर अपनी आसानी के लिए इसको बनाएं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये चूँकि रेडियस के बराबर है, ये 1 होगा। हमने यूनिट सर्कल रखा हुआ है। इस पॉइंट का कोई भी नाम रख लेते हैं, ए कह लें आप, और बाकी जो है डायग्राम को आगे फिर एक्सटेंड करके लेके चलते हैं, देखें क्या करना है। एक बात तो ये होगी, फिर चूँकि हमें थीटा को इन्वॉल्व करना है, और थीटा हमने ऐसा एक ये समझ लें कि एंगल रखना है कि जो ज़ीरो को अप्रोच करेगा बाद में जाके। तो अभी ज़रा चूँकि ज़ीरो के करीब एंगल बहुत छोटा एंगल होता है, डायग्राम में विजिबल नहीं होगा, तो इनिशियली हम एंगल इतना रखेंगे कि हम उसको विजुलाइज़ कर सकें, बाद में एंड में उसकी लिमिट हम ज़ीरो की तरफ अप्रोच करवाएंगे। तो एंगल को इन्वॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि एक यहाँ पे सेक्टर कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट को आप लेट से हम कहते हैं कि ये बी पॉइंट है, तो ए ओ बी एक सेक्टर ले लेते हैं, और ये उसका जो सेंट्रल एंगल है इसको हम कह देते हैं थीटा। यहाँ मेंशन करते हैं इसको। आल्सो लेट ए ओ बी आ सेक्टर। सेक्टर ले लिया आपने, और सेक्टर का जो साइज़ होता है वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है। तो बताना पड़ेगा सेक्टर कैसा है, सच दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज़ थीटा रेडियंस। हमने ये कहा कि जो एंगल रखा है हमने वो थीटा रेडियन रखा है, जो सेंट्रल एंगल है उस सेक्टर का। यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। आप कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ इतना बड़ा एंगल क्यों शो किया हमने। ये सिर्फ इसलिए किया हमने ताकि डायग्राम विजुलाइज हो सके। एंड में जब लिमिट ज़ीरो की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डायग्राम है अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद चूँकि हम चाहते हैं कि हम 3 फंक्शंस बनाएं, तो हम देखना पड़ेगा कि 3 कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं इनइक्वालिटीज़ के साथ। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं इस सेक्टर की। इसका अगर एरिया हम कैलकुलेट करें तो वो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 के अंदर आप एक फार्मूला पढ़ते थे, और मैट्रिक में भी था ये, कि एरिया ऑफ सेक्टर होता था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर उसमें सर्कल का रेडियस था, यहाँ सर्कल का रेडियस 1 है, एंगल थीटा है, तो सेक्टर का एरिया आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर हम ये करते हैं कि ए को बी से मिला देते हैं। ए को बी से मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल भी बन जाएगी आपके पास, और ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्टर में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है, जो उस आर को ट्रायंगल की साइड के अंडर आ रहा है। तो ये बात भी यहाँ लिख दें, ज्वाइन ए टू बी, ए को बी से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम ये करते हैं, चूँकि अब 2 एरियाज हो चुके हैं, सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल कौन सी बनती है, ए ओ बी का एरिया। हम चाह रहे हैं कि 3 एरियाज़ बन जाएं ताकि तीनों का कंपैरिजन हो सके, और अल्टीमेटली 3 फंक्शंस हमारे पास सैंडविच थ्योरम के यूज़ के लिए आ जाएं। अब हम ये करते हैं कि ओ बी को प्रोड्यूस करते हैं। ओ बी को आप इतना प्रोड्यूस करें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक से प्रोड्यूस किया हमने, और जहाँ प्रोड्यूस किया उसका नाम हमने रख दिया सी। इतना प्रोड्यूस करें कि अगर उस सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ए के साथ आके वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। यानी हमने इतना प्रोड्यूस किया है कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए सी जो है वो कितना हो जाए, 90। ये बात मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, प्रोड्यूस ओ बी टू सी। ओ बी को कहाँ तक प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, सी तक, और सी पे क्या कंडीशन है, सच दैट। अब सी के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं कि सी क्या है,
सच दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल OAC, OAC इज़ राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री। लें जी, जो डायग्राम की रिक्वायरमेंट्स थी वो आलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। अब आपको लग रहा है कि इस पूरी डायग्राम में 3 एरियाज़ है आपके सामने। मैं ज़रा यहाँ रफ में आपको बता दूँ, सबसे पहला एरिया अगर देखें, सबसे छोटा एरिया तो ट्रायंगल का है, OAB ट्रायंगल ये वाली। उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया किसका है, सेक्टर का। क्योंकि सेक्टर में देखें तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये वाला, ये पोर्शन सेक्टर और ट्रायंगल के कंपैरिजन में देखें ज़्यादा है, तो इसका मतलब दूसरा एरिया बनता है सेक्टर OAB का, AOB का बेसिकली। और तीसरा एरिया बनता है बड़ी ट्रायंगल का, OA और C। चूँकि वो बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया इन दोनों से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो हम 3 फंक्शंस का कंपैरिजन चाह रहे थे वो इन 3 एरिया से हमें मिल जाएंगे। अब हमारा टारगेट ये है कि ये 3 एरियाज़ कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ट्रायंगल का एरिया जो है उसका फार्मूला बड़ा बेसिक सा होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो देखना पड़ेगा कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं क्या उनकी बेस और हाइट हमारे पास है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम सेक्टर को थोड़ी देर के लिए हाइड करें तो दोनों जो ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल थी OAB और एक हमारे पास बड़ी ट्रायंगल थी OA और C। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर बेस देखें तो इसकी बेस भी O है और इसकी बेस भी O है। और OA असल में सर्कल का रेडियस है, और रेडियस हमने कौन सा रखा हुआ है, हमने कहा हुआ है कि सर्कल हमारे पास यूनिट सर्कल है। तो इसका मतलब है दोनों की जो बेस है वो रेडियस होने की वजह से किसके बराबर है, 1 के। अब जो चीज़ रह गई है वो दोनों ट्रायंगल की हाइट है। हाइट हमारे पास नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसकी तो हाइट चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो AC नज़र आ रही है, लेकिन ये चूँकि परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें हाइट निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा B से इस OA के ऊपर। जैसे ये देखें, B से हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर OA के ऊपर, और जिस जगह ड्रॉप होगा उसका कोई भी नाम रख लें, इसको हम M कह देते हैं या D कह लें, कोई भी नाम रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर। कहाँ से ड्रा करना है आपने, फ्रॉम B टू OA, और B से हमने ड्रा किया कहाँ पे, OA के ऊपर, और OA पे भी कहाँ मीट कर रहा है वो, M पे, एट M। लें जी, अब डायग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अब आप देखें तो ये जो जब ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, यहाँ मैं आपको अलग से एक डायग्राम थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बना देता हूँ ताकि आपको बात सही समझ आए। ये देखें, जब हमने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर तो ये जो नई ट्रायंगल बनी है वो यूँ बनी है। ये यहाँ से ड्रॉप किया था हमने, इस पॉइंट को हमने क्या कहा हुआ है, M। ये O है और ये क्या है, B आपके पास। अब हम इंटरेस्टेड हैं BM। BM का मतलब ट्रायंगल की हाइट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये एंगल थीटा है और O से लेकर B तक सर्कल का रेडियस है जो कि किसके इक्वल है, 1 के। हम इंटरेस्टेड हैं परपेंडिकुलर में, हमें हाइपोटेन्यूज का पता है, तो हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज़ होते हैं, और वो होती है हमारे पास साइन की। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल OMB साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं रेशो में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास BM है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास OB है। तो ये बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू, चूँकि BM तो हमने कैलकुलेट करना है और OB सर्कल का रेडियस है, वो हाइपोटेन्यूज भी है, और वो क्या बन जाएगा आपके पास 1। जिसका मतलब है BM डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। तो यहाँ से हमें जो ट्रायंगल की हाइट थी वो BM की फॉर्म में मिल चुकी है। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ज़रा। तो ये हमारे पास जो BM है ये ट्रायंगल की हाइट आ चुकी है। एक हाइट हमने कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी हाइट की तरफ आते हैं। चूँकि जो बड़ी ट्रायंगल है OAC, उसका भी सिर्फ हमें बेस का पता है, जो परपेंडिकुलर है यानी जो उसकी हाइट है उसका नहीं पता। तो उसका भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, अगेन फ्रॉम राइट ट्रायंगल, कौन सी है जी, राइट ट्रायंगल OAC, ये जो बड़ी ट्रायंगल है OAC, इसका हमने कैलकुलेट करना है एरिया। तो मैं इसको अब्रेज करता हूँ। देखें अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, OAC की।
OAC। तो इसमें देखें OA आपको पता है रेडियस है वो किसके इक्वल हो गया 1 के, और AC जो है वो हाइट है, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ये आपने फाइंड करनी है। अब हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होती हो, और वो हमारे पास होती है tan थीटा की। तो मैं लिखूँगा tan ऑफ थीटा इज, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर AC है ये आपके पास, और जो बेस है वो है OA। अब AC तो हमने कैलकुलेट करना है, और बेस जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें AC इज इक्वल टू क्या मिल गया tan थीटा। चूँकि हम साइन की फॉर्म में प्रूव करना चाह रहे हैं तो tan को भी आप बेसिक फॉर्म में लिखें, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा AC। लेकिन जी दोनों हाइट्स हमारे पास आ चुकी हैं, इसको भी ज़रा मैं आप लोगों के समझने के लिए प्रोमिनेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो, इसको देखने में आसानी भी होगी हमें। लेकिन जी अब हमारा डाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमारे पास तीनों जो हैं ट्राइंगल, एक फिर सेक्टर और फिर जो बड़ी ट्राइंगल है, इन तीनों के एरियाज़ निकालने के लिए डाटा हमारे पास सफिशेंट है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों एरियाज़ का रिलेशनशिप है वो हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है कि ये तीनों रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं। तो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, देखें, एज फ्रॉम द डायग्राम से एक बात नज़र आ रही है। वो क्या बात हमें नज़र आ रही है, देखें कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, जो सबसे छोटी ट्राइंगल थी OAB, ये लेस देन और इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है जी, AOB, और ये लेस देन और इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, जो बड़ी ट्राइंगल है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं, और थोड़ा सा बुक में भी एक प्रिंटिंग एरर है, जब बुक में ये प्रूव आप देखेंगे लिखा हुआ पेज नंबर 25-26 के ऊपर, कि बुक वाले ने यहाँ स्ट्रिक्टली लेस लिखा हुआ है। ये बड़ी अहम बात है, और इस पर अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स, कि सर बुक में लेस देन सिर्फ लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली और आप इसमें इक्वल क्यों डाल रहे हैं। तो आप लोग याद रखें, लेस देन और इक्वल होगा तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा। सैंडविच थ्योरम की तो ये अगर आप पेज 25 देखें तो रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें सिर्फ लेस तो होता ही नहीं है। इसमें अगर आप गौर से देखें बुक में भी या यहाँ देख रहे हैं तो इसमें लेस देन और इक्वल चाहिए होते हैं हमें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आप ये देखें, जो इसकी रीज़न है कि मैंने क्यों लेस देन और इक्वल टू लिखा है। थीटा देखें आप, तो हमने कहा हुआ है कि थीटा 0 को अप्रोच करेगा। अब इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तो 0 के करीब करीब होगा। और हम ये जानते हैं कि इनिशियली हमने डायग्राम को एनालाइज करने के लिए थीटा की इतनी वैल्यू रखी है कि हम आसानी से उसको देख सकें। जब एंड में हम पहुंचेंगे थीटा को 0 की तरफ अप्रोच करवाएंगे। जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा, चूँकि अभी हमने थीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि थीटा सिर्फ इतना गया कि थीटा रेडियन में है, बस कितना ये नहीं बताया हमने। एंड में जाके जब हम थीटा 0 के करीब लेके जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये इक्वालिटी भी इसमें होल्ड करती है। चूँकि अभी हमने थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो अभी ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि सबसे जो बड़ा एरिया है वो बड़ी ट्राइंगल का है, उससे छोटा सेक्टर का है, उससे छोटा किसका है, इस ट्राइंगल का जो छोटी ट्राइंगल है। यानी अभी ये स्ट्रिक्टली लेस देन का रिलेशनशिप है। लेकिन आप खुद ज़रा डायग्राम देखें, मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। देखें आपके पास जो ट्राइंगल जो सर्कल था ये वाला, इसमें अगर हम कहते हैं कि थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो बिल्कुल छोटी सी वैल्यू इतना सा होगा थीटा, बल्कि शायद इससे भी कम हो जो आप देख भी ना सकें जिस एंगल को। ये है थीटा की वैल्यू, अगर थीटा किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो मुझे बताएं कि ये जो सेक्टर है, जो कर्व लेंथ है और जो स्ट्रेट लेंथ है, ये दोनों बराबर ही हो जाएंगी ऑलमोस्ट। और फिर जो पॉइंट देखें, ये दो जो पॉइंट हैं B और C, जब ये B पॉइंट इसके करीब आएगा तो ये जो परपेंडिकुलर वाला C होगा, B और C आपस में जब ये थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो कंसाइड कर जाएंगे। जब कंसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब है सेक्टर और दोनों ट्राइंगल्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों एरियाज़ आपस में इक्वल हो जाएंगे जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा। तो इट मीन्स थीटा 0 से दूर होगा तो ये स्ट्रिक्टली लेस होंगे, और थीटा जब एंड में 0 के करीब जाएगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स दो ऑप्शंस हैं, लेस देन और इक्वल का। तो इसलिए हम ये लेस देन इक्वल लेके चल रहे हैं। और सबसे जो ऑथेंटिक रीज़न है वो ये है
कि इसके बगैर लेस दैन इक्वल के बगैर सैंडविच थ्योरम अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आपने ख़ुद करेक्ट करना है और कंफ्यूज नहीं होना उसके बारे में। ये अंडरस्टूड बात है। अगर कोई आपसे कोई टीचर जब आप किसी को लिख के बताएं और वो आर्गू करे आपके साथ कि जी ये आपने गलत लिखा है या आपके नंबर काटे, तो आप उसको कम से कम जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर ये स्ट्रिक्टली लेस रखेंगे तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई ही नहीं होता। तो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि लेस देन और इक्वल होना चाहिए। एफ जी से लेस और इक्वल हो और जी एच से लेस और इक्वल हो। और अंडरस्टूड बात है, दोनों बातें इकट्ठी नहीं होती, या लेस होगा या इक्वल होगा। तो मैंने आपको रीज़न बता दिए इसकी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमने इन तीनों एरियाज़ की जगह इनकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ चूँकि स्पेस कम है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ऊपर और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। लें जी, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें, हाफ ऑफ बेस, बेस इसकी अगर डायग्राम में ज़रा चूँकि आपके सामने लिखी हुई है, ओ ए इसकी बेस है, तो ओ ए बेस हो गई और इनटू हाइट जो है वो हमारे पास इसकी बी एम है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके फाइंड की थी, ये लिखी है आपके सामने। इसके बाद सेक्टर के एरिया इससे ग्रेटर और इक्वल है, तो सेक्टर के एरिया होता है हाफ आर स्क्वेयर थीटा। आर इसमें सर्कल का रेडियस होता है और उससे आगे बड़ी ट्रायंगल है, उसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। उसकी बेस भी ओ ए है और उसकी हाइट हमने कैलकुलेट की थी, वो थी हमारे पास ए सी। तो लें जी, अब हमारे पास तीनों तरह के एरियाज़ के जो डाटा थे वो लिख दिए हमने यहाँ पे। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ओ ए जो कि सर्कल का रेडियस है, तो दोनों ट्रायंगल की बेस भी है, तो ये 1 हो जाएगा। बी एम की वैल्यू साइन थीटा थी आपके पास, ये लिखी हुई है। फिर सेक्टर का जो कि रेडियस 1 है सर्कल का, सॉरी, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा। और आखिरी ट्रायंगल की बेस भी 1 थी और हाइट थी टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज़। अब प्लेस हो गई है। अब ज़रा सैंडविच थ्योरम को माइंड में लाएं। हमारा टारगेट है साइन थीटा बाय थीटा को दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच बनाना, जो एक्चुअल टारगेट है हमारा। हम इस जगह पे साइन थीटा बाय थीटा लाना चाह रहे हैं दरमियान में। तो टू तीनों साइड्स पे आपको नज़र आ रहा है, तो फ्रैक्शन जब भी रिमूव करते हैं मैथ्स में एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। वैसे हम कहते थे बोथ साइड, जब दो साइड थे। अब चूँकि तीन साइड आप बोथ ना कहें, आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 2। सो यू विल गेट, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपके पास सिर्फ थीटा, और एंड में यहाँ रह जाएगा साइन थीटा बाय थीटा। लें जी, ये आपका यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम ये चाहते हैं कि मिडिल में साइन थीटा बाय थीटा आए, तो ये सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। चूँकि आपने माइंड में रखना है, देखें जो चीज़ टारगेट है उसको जहन में रखें। टारगेट हमारा ये है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा को हमने फाइंड करना है। तो ये हमने दरमियान में लेके आना है किसी तरीके से मिडिल में, ताकि सैंडविच बने। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा अगर चाहिए डिनोमिनेटर में तो उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा पहले हमें। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल, या यूँ भी कह सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग ईच साइड। मैथ में याद रखें कि दो पॉजिटिव नंबर के दरमियान अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। जब रेसिप्रोकल में लूँगा तो ये पहले वाला बनेगा 1 ओवर साइन थीटा, ये बनेगा 1 बाय थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। पहले ये लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल था, लेस देन और इक्वल था, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल। पॉजिटिव साइड्स अगर इनइक्वालिटी की हों तो हम रेसिप्रोकेट करने से देखते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये तीनों जो कि पॉजिटिव हैं, चूँकि थीटा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, तो साइन थीटा, थीटा और साइन बाय कॉस टेन तीनों पॉजिटिव हैं, तो रेसिप्रोकेट करने से साइन जो है वो चेंज होगा। अब हम इसको एक ऑर्डर में करने के लिए बेशक इसको पहले लिख दें उसको बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी कैन आल्सो राइट इट एज, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 2 अगर लेस देन 4 है तो आप ये भी कह सकते हैं 4 ग्रेटर देन 2 है, तो बात एक ही है। तो इस वजह से मैं इसको लिखता हूँ, इसको रिवर्स करके लिखूँ, ये पहले लिखता हूँ ताकि सैंडविच थ्योरम की जो आपने फॉर्म पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकें। तो ये देखें, वी कैन आल्सो राइट इट एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा पहले लिख लें, ताकि जो लेस देन वाली फॉर्म है वही आपको नज़र आए।
इधर आ जाएगा 1/थीटा और इधर आ जाएगा 1/sin थीटा। लें जी, अब हमने जो कि साइन थीटा बाई थीटा बनाना था तो नीचे थीटा आ चुका है, सिर्फ न्यूमरेटर में साइन नहीं है, तो उसके लिए अब दोनों तरफ ईच साइड पे तीनों तरफ हमने साइन से मल्टीप्लाई करना है। और इनइक्वालिटी में जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना हो कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो साइन थीटा जो कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय साइन थीटा, सो यू विल गेट, इधर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देखिए बड़ा क्लियर है कि साइन साइन से कट जाएगा, सिर्फ कॉज रह जाएगा। तो दिस सिंपलाइज ये आ जाएगा कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बाय थीटा हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन साइन से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 1। लें जी, अब आपके पास तीनों का रिलेशनशिप बन चुका है, कॉस थीटा लेसर इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा लेसर इक्वल टू 1। तो ये जो साइन थीटा बाई थीटा हमारा टारगेट फंक्शन था वो हम बिल्कुल मिडिल में ले आए, उसको हमने सैंडविच बना दिया। अब लास्ट स्टेज है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने वाली। तो यहाँ स्पेस कम है, यहाँ मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, फिर इसको आपको इसका प्रूफ बताता हूँ एंड में कैसे होगा। लें जी, अब इस पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखें आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट हमारे पास थी थीटा अप्रोचेस टू 0। पहले थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो ये स्ट्रिक्टली लेस था, और अब चूँकि लेस देन और इक्वल हमने कहा हुआ था, या लेस होगा या इक्वल। अब थीटा चूँकि 0 के करीब जब जाएगा, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ 0 के करीब जाने से ये तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों जो ट्रायंगल और सेक्टर और बड़ी ट्रायंगल है, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने का मतलब ये है कि ये एक ही जगह पे आ जाएंगे, और फिर ये तीनों एरियाज़ आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। जितना थीटा 0 के करीब होगा उतना ये एरियाज़ इक्वलिटी की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले नंबर पे क्या आएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, पहला फंक्शन था कॉस फंक्शन, फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दूसरा हमारा टारगेट फंक्शन है साइन थीटा बाय थीटा, और तीसरा फिर देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो अब ज़रा सैंडविच थ्योरम को रिकॉल करके देखें, हमने ये कहा था कि अगर तीन फंक्शंस के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप हो और लिमिट का भी आंसर फर्स्ट और लास्ट का सेम हो, तो सैंडविच थ्योरम ये कहता था कि मिडल वाले का भी फिर वही आंसर होगा। अब आप देखिए, पहला तो कॉस फंक्शन है, आखिर में 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन। तो आप जब 0 पुट करेंगे, cos 0 पे क्या होता है 1, यहाँ 0 पुट किया, थीटा cos 0 पे 1 आ गया। और इधर अगर आप देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, चूँकि ये तो हमें नहीं पता क्या होगा, हम इसको तो फाइंड करना चाह रहे थे, और एंड में है ही 1 की जगह अगर कोई वेरिएबल होता तो थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हम, लेकिन चूँकि सिर्फ कांस्टेंट है तो 1 पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आप देखें फर्स्ट का और लास्ट का लिमिट का आंसर क्या है, सेम है। तो बाय सैंडविच थ्योरम जो मिडिल वाला है उसका भी यही आंसर होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय सैंडविच थ्योरम जो मिडिल वाली लिमिट है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एंड वालों का आंसर सेम है तो फिर मिडिल वाले का भी वही आंसर होगा। सो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये प्रूव हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फेडरल बोर्ड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूव है ये, और कंसेक्टिव जो 2 ईयर्स हैं 2019 2018 यानी 18 और 19 जो हैं, इनमें कंसेक्टिव फेडरल बोर्ड के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका सेकेंड ईयर की मैथ का आया हुआ है। तो ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रूव है, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए। कोई भी अगर कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो जो हमारा जूम पे सेशन चलता है लाइव, उसमें आप ये डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आप जो बुक में मैंने आपको प्रिंटिंग मिस्टेक बताई है स्ट्रिक्टली लेस वाली, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको बात क्लियर नहीं हुई तो आप ये बात दोबारा मुझसे जूम वाली क्लास में पूछ सकते हैं। तो यहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। आप कुछ बाकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो रह गई थी, ताकि फिर इस जितनी भी एग्जांपल्स थी हमारी जो इंपॉर्टेंट थी पेपर के हवाले से वो हम आज कर लें जी। एक और एग्जांपल है हमारे पास जो थ्योरम के साथ एसोसिएट हुई है 1.5.6 थ्योरम, या पेपर में जब ये आएगा तो ये एज ए क्वेश्चन आएगा आपका। प्रूव करना है आप लोगों ने लिमिट थीटा लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू log a टू द बेस e। अब ये लॉग वो वाला जिसकी बेस ई है, ये नज़र आ रही होगी आपको। इस लॉग को नेचुरल लॉग भी कहते हैं।
तो इसको हम शॉर्टकट ln ऑफ a भी लिख सकते हैं। ln स्टैंड्स फॉर लॉग नेचुरल ऑफ a, ठीक है। तो अब आप ये देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रूव आपने करना है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रूव करने का, तो हम जानते हैं कि लिमिट वाला क्वेश्चन जब भी हमारे पेपर में आता है और हमें उसका आंसर डायरेक्ट अगर ना समझ आ रहा हो, तो हम पहले लिमिट पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बनती है। जो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, देखिए उसमें से कौन सा केस बनता है। 0 पुट करें, a पार 0 क्या होगा 1 - 1 और नीचे 0 पुट करें, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। ये लें जी, 0/0 फॉर्म जब भी बनती है तो हम यूजुअली कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक, जिसमें फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, ट्रांसलेशन है और सैंडविच थ्योरम भी आपने जो पिछला प्रूव है उसमें देखी, वो भी 0/0 फॉर्म से बचने की एक टेक्निक है। और एक टेक्निक हम आम तौर पे जो यूज़ करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि 0/0 फॉर्म बनाने की सोर्स या रीज़न क्या थी। तो 0/0 बनाने की मेन रीज़न x खुद था। तो इसका मतलब है जो 0/0 बनाने वाली सोर्स या फैक्टर होता है उसी को हमने ट्रेस करके कैंसिल करना होता है। तो जब तक ये x कैंसिल नहीं होगा, डिनोमिनेटर से 0/0 फॉर्म ख़त्म नहीं होगी। तो किसी भी अलजेब्रिक टेक्निक लगाने का पर्पज़ ये होता है कि 0/0 फॉर्म से बचा जा सके। अगर मैं इस x को कैंसिल करना चाहता हूँ तो ये तो x ऊपर पावर में लिखा हुआ है, हम जब तक ये पावर से x नीचे नहीं लाएंगे ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। और मैथमेटिक्स में वो टूल कौन सा है जो पावर को बेस में ला सकता है, वो हमारे पास है लॉगरिथम। तो अगर लॉग ले लिया जाए तो लॉग का ये फ़ायदा है, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम की 9th क्लास में पढ़ी थी और आगे भी पढ़ी होगी कि अगर log x पार n हो, अब कोई भी बेस हो यहाँ पे 10 बेस, e बेस या कोई और बेस, तो हमेशा जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है और log जो है वो x का अलग हो जाता है यहाँ से। तो ये पावर को अगर हम पीछे लाना चाहते हैं तो हमें log लेना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि log सिर्फ हमें a पार x का चाहिए, -1 का या नीचे वाले x का नहीं चाहिए। तो हम उस ऊपर वाले पोर्शन को ही अलग कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसको हम, पुट a पार x -1 इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल, इसको y के को रख लेते हैं। आल्दो हमें सिर्फ a पार x का लॉग लेना, लेकिन इनिशियली हमें न्यूमरेटर पूरा पुट करना पड़ेगा ताकि पूरा क्वेश्चन ट्रांसलेट हो सके। अब यहाँ से हम इसको जो अलग करना चाह रहे हैं ax को अलग कर दें, तो ये पीछे इधर आके बचेगा 1 + y। और मैथमेटिक्स में याद रखा करें कि जब भी आप लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करते हुए ये आपको गारंटी देनी पड़ती है कि लिमिट डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने पहले भी ये क्वेश्चन किया, 1.3 के अंदर एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी एक आपने 4th पार्ट किया था ऐसे। तो लिमिट को आपने डिस्टर्ब नहीं होने देना। लिमिट असल में है x अप्रोचेस टू 0, तो y में आने के बाद देखना है कि x अप्रोचेस टू 0 वाला जो प्रॉब्लम है वो किसी तरह से जनरेट ना हो, 0 को ही x अप्रोच करना चाहिए। तो मुझे बताएं कि अगर मैं x को यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये a पार 0 1 बनेगा और 1 - 1 में क्या हो जाएगा 0, तो y भी क्या हो जाना है 0। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 एज y अप्रोचेस टू 0, यानी x का 0 को अप्रोच करना y का 0 को अप्रोच करने के साथ इक्विवेलेंट है। अगर y 0 को अप्रोच करेगा तो x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को। इसका मतलब है अगर हम y को 0 पुट कर दें तो हमें ये लिमिट ओरिजिनल मिल जाएगी। चलें आगे चलते हैं। अब चूँकि x को हम पीछे लाना चाह रहे थे, अब ax अलग हो गया, अब इस पे लॉग अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग नेचुरल या नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखें क्या होता है, ln ऑफ a पार x, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी ln ऑफ 1 प्लस, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी है कोई भी बेस हो, e बेस हो या कोई और बेस हो, चूँकि ln का मतलब है e बेस वाला लॉग, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये लॉग ln ऑफ a बच जाएगा यहाँ पे, और इधर आपके पास है log ऑफ 1 प्लस y। और हम चूँकि जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरे का पूरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें थी अगर आप ऑब्जर्व करें, एक न्यूमरेटर था, एक डिनोमिनेटर और एक लिमिट। लिमिट तो यहाँ से आपको नज़र आ रही है कि x वाली लिमिट y में कन्वर्ट हो गई है, और जहाँ तक बात है न्यूमरेटर की तो वो आपको ये नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर जो था वो y के इक्वल आ गया। पूरे का पूरा क्वेश्चन x से y में ट्रांसफॉर्म करना है, तो अब आपको डिनोमिनेटर जो x लिखा हुआ है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो बाकी रह गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें अगर, तो x इक्वल आएगा, देखें log
log ऑफ 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ ए। ये लें जी, ये आपके पास आ चुका है। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, ये शो कर रही हैं कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है आपके पास, और ये लिमिट है। अब इससे आगे करते हैं, देखें क्या होगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ प्लेस करनी है, तो क्वेश्चन देखें क्या बनता है फिर। अच्छा जी, अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं सारी, जिस तरह हमने कहा कि हमने न्यूमरेटर भी, डिनोमिनेटर भी और लिमिट भी शिफ्ट कर दी एक्स से वाई में, तो देखते हैं इसके बाद क्या बनता है। सो ये हमारा क्वेश्चन था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब देखें तीन चीज़ें थी, तो जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 थी, हमने कहा कि एक्स को एक्स 0 को अप्रोच कब करेगा, एज वाई अप्रोचेस टू 0। तो एक्स वाली जो लिमिट है वो कन्वर्ट होगी वाई में। फिर जो न्यूमरेटर था हमारे पास, ये सारे का सारा देखें किसके इक्वल है, वाई के। तो यहाँ ए पावर एक्स माइनस 1 वाई के बराबर आ गया, और जो डिनोमिनेटर था एक्स, वो उसकी वैल्यू ये निकाली हुई हमने यहाँ प्लेस कर दें, log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय log ऑफ ए। अब एक रूल होता है, रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। सबसे मेन फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन को ज़रा उसकी लेंथ ज़्यादा रखें, ये अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। और जो सबसे लास्ट फ्रैक्शन है log ऑफ ए, ये उलट के आ जाएगी ऊपर y की जगह पे। तो अगर ये लास्ट वाली फ्रैक्शन y की जगह पे आ सकती है, तो y जो है वो फिर इसकी जगह पे जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि y सारा एक तरफ हो जाए, तो इसको शिफ्ट करते हैं, log a चला जाएगा ऊपर, और अगर log a y की जगह चला गया है तो फिर y को ले आते हैं log की जगह पे, y आ जाएगा log a की जगह पे। ये ठीक होगी बात भी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद लिमिट y अप्रोचेस टू 0। ये वाला y लिखा हुआ है ऊपर, तो ln ऑफ a है आपके पास। इस y को अगर आप यूँ लिख लें तो लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। फिर लॉग के रूल के मुताबिक, जिस तरह हम कहते हैं कि लॉग अगर पावर को पीछे ला सकता है, तो दोबारा पावर को हम बेस से जो उसकी अपनी जगह पे ले जा सकते हैं। तो जो 1 ओवर वाई लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लॉग के रूल के अकॉर्डिंग लॉग की पावर में जा सकता है। तो यूँ हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे log ऑफ a तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 1 ओवर वाई जो है 1 प्लस वाई, ये 1 ओवर वाई log के रूल से पावर में ले आए यहाँ पे। अब आप एक रिज़ल्ट याद रखें जो आपने यूज़ भी किया 1.3 के जो लास्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर रिज़ल्ट ये था कि जब भी लिमिट अप्रोच करती है, कोई भी हो x या y या z कुछ भी, 0 को, और 1 प्लस वाई पावर 1 ओवर वाई वाली फॉर्म हो, तो ये e के इक्वल होती है। इसी पेज पे जिस पे ये प्रूफ आपने बुक में देखा होगा, इसके बिल्कुल ऊपर इसका प्रूफ हुआ हुआ है इस बात का भी। तो ये रिज़ल्ट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम। इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग होना ये है कि लिमिट के साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल होगा, e के। तो ये जो लिखा हुआ है log के साथ 1 प्लस वाई पावर 1 ओवर वाई, इस लिमिट के साथ क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। तो ऊपर रह गया हमारे पास log ऑफ a, और नीचे बन गया ब्रैकेट के अंदर ये सारा जो है log ऑफ e। अब आप याद रखें कि नेचुरल लॉग की मैंने बताया बेस e होती है, और लॉगरिथम का 9th क्लास का रिजल्ट याद रखें कि जब भी कभी लॉग बेस और लॉग का आर्गूमेंट दोनों सेम हो जाएं तो इसका आंसर 1 हो जाता है। तो अभी अगर हम देखें, तो log 10 था, बेस भी 10 थी और आर्गूमेंट भी 10 था। अगर log e होगी बेस इसकी, और यहाँ भी e लिखा हुआ होगा, तो ये भी क्या आंसर देगा आपको 1। और जिसकी बेस e हो, मैंने बताया उसी log को हम इस तरह लिखने के बजाय ln भी लिखते हैं। तो यहाँ से पता लगा हमें कि जो log e है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो log e 1 हो जाएगा, तो ऊपर जो log a है वही बाकी बचेगा, और यहाँ हो गया 1। अब मैंने आपको कहा हुआ कि ये ln ऑफ a होता है, ये वो log होता है जिसकी बेस e होती है। तो ln ऑफ a कैन आल्सो बी रिटन एज log log लिखें, a और बेस क्या लिखें इसकी, दोनों तरह आप लिख सकते हैं, और यही हमारी असल रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ ये वाला प्रूफ हमारा होता है कंप्लीट। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए, और एक एग्जांपल इससे ऊपर लिखी है, वो थोड़ी इजी है, वो अगर आप खुद अटैम्प्ट करें तो आप कर सकते हैं। यहाँ हम चैप्टर जो है वो अपना क्लोज़ करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।